आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो गुरु सीकर मैथ्स पे। आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पे, अब अपने अगले पार्ट पे। उससे पहले बता दूं कि भाई हमें जो पिछला वाला यदि आपने नहीं देखा, हमने जो बनाया वो पिछले वाला नहीं देखा तो उसे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उसे देख लें। और एक बात है कि ये अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आप तैयार रहें। हो सकता है कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि भाई आपको लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से और देखने से, ज़्यादा व्यूज़ से हमें कुछ मिलेगा। ये कुछ भी नहीं है। आप अपने गूगल देवता से ये सब कुछ पूछ सकते हैं। मेरे पास ऐसे एक दो कमेंट आए थे जो वो पूछे थे आपको कितना मिलता है ऐसा वगैरह। मेरे को कुछ भी नहीं मिलता। यदि आपको लगता है मिलता है तो आप अपने गूगल देवता से पूछ लें। शायद तो मैं तो कुछ गलत बता सकता हूँ, बट गूगल तो इसे गलत नहीं बता सकता ना। तो हाँ, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। और उसके बाद एक और कमेंट आया था कि भाई आप ये बना क्यों रहे। तो मेरा एक ही मोटो है, मैं अपने फ्रेंड्स की मदद कर सकूं, लॉकडाउन के समय को यूज़ कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। इसीलिए मेरे बनाने का मोटो है। बाकी मेरे इस चैनल बनाने से कोई लोभ नहीं है। हाँ, अब आगे पढ़ते हैं अपना अगला पार्ट। जेरी व्यास की जो बीएससी फाइनल ईयर की मैथ्स का थर्ड पेपर है उसके बारे में है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। हाँ, और यूनिट फर्स्ट का आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ अगले डेरिवेशन करेंगे। और मैं बड़ा वीडियो इसलिए बना पाता हूँ क्योंकि मेरे पास यदि मैं थोड़ा भी सही तरीके से समझाऊँ तो बड़ा हो जाता है। और रही बात, मैं 2 क्लास नहीं ले सकता। कारण ये भी है कि 2 क्लास के लिए यहाँ पे इतना नेटवर्क प्रॉब्लम भी है और ज़्यादा नेट जो MBs होती है वो भी बहुत ज़्यादा अपलोडिंग में चली जाती है। उसके बाद मेरे पास कोई नेट नहीं बचता, इसीलिए मैं नहीं चढ़ा पाता हूँ, उसके लिए सॉरी। हाँ, आगे बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, पेज संख्या मैं बताता हूँ आपको। वैसे पेज संख्या 9 पे 1.10, पेज संख्या 9 पे एक 1.10 नंबर जो डेरिवेशन है, कह रहा है M द्रव्यमान की दीर्घवृत्तीय चकती का दीर्घ अक्ष के परिधि जड़त्व गुण mi ऑफ एन इलिप्स डिस्क ऑफ मास एम अबव मेजर एक्सिस। ये कह रहा है कि आप mi निकालो दीर्घवृत्त का, जिसका जो दीर्घवृत्ताकार एक डिस्क है, इसका मतलब उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पार्ट रहे। तो दीर्घवृत्ताकार डिस्क है, उसकी जो बड़ी एक्सिस है उसके थ्रू उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताना अपन को। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हमने कल किया था तो वर्त वाले किया था, आज आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक पे जाके देख लें। यदि और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर करें। ये मान लो कोई इलिप्स है, इलिप्स है तो ये बड़ी एक्सिस इससे AB कह देते हैं और इसे CD कह देते हैं। अब आप ये भी मान लो कि ये A हुई तो ये भी A हुई और ये B हुई तो ये भी B हो गई। हाँ, तो ये चीज़ हो गई इसकी। अब इसके बारे में बात करेंगे। भाई हमें तो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए 2 चीज़ें ही चाहिए होती हैं। एक तो उसका जो मास है पर यूनिट वॉल, मतलब कि हम एक कोई एलिमेंट लेंगे, वो एक इजी मेथड पड़ता है, इसीलिए एक एलिमेंट ले लो। एलिमेंट लेते हैं तो इसमें मान लो डिस्क है, तो आप चाहो तो ये मेजर एक्सिस के साथ कह रहा है तो मेजर एक्सिस के पैरेलल में ले लो ताकि हमें इजी से समझ में आए। किताब में थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ उसके लिए देख ले, बट मैं थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा इजी मेथड लगा, मैंने खुद ने तो देखा तो फिर देख लिया। मान लेते हैं ये कोई पट्टी है जिससे हमने अल्पांश अवयव ले लिया। इसकी जो मोटाई है ये y एक्सिस है तो डेल y ले लो, और जो ये वाला पार्ट है ये क्या है कि ये है जो ये x एक्सिस के साथ ऊपर नीचे जाता है। जैसे कि मान लो कि आप इसको ये 2a तो यहाँ पे है तो इसको 2x मान लो, x और ये x, तो ये भी पार्ट आ जाएगा, ये भी पार्ट। इसकी जो मोटाई हो गई वो डेल x हो गई, डेल y हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है हमें परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए वो हमने y मान लिया। अब आती है बात वही कि यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है, गिवन है
मास द्रव्यमान, द्रव्यमान। और ये एक और बात हुई है कि भाई इसका हमने माना दीर्घ अक्ष है 2a और लघु अक्ष है 2b। ओके, मान लिया कि भाई पट्टी का जो हमने ली है, मान लो इसे पी क्यू नाम दे दो, पी क्यू पट्टी। पट्टी की लंबाई 2x है और इस पट्टी की दीर्घ अक्ष के साथ जो परपेंडिकुलर दूरी है दीर्घ अक्ष से, वो मान लिया y है। तो दीर्घ अक्ष से लंबवत दूरी है वो y और पट्टिका की मोटाई ये चीज मान लिया भाई। अब हमें चाहिए पर यूनिट मास। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, ये तो डिस्क है, इसका इलिप्स का क्षेत्रफल क्या होगा एरिया निकालने के लिए। तो नॉर्मल सी बात है, छोटा सा एक टॉपिक समझाते हैं। हमने वर्त लिया, ठीक है, ये वर्त है, तो हम वर्त का एरिया क्या कहते हैं, पाई आर स्क्वायर। वर्त का एरिया आ गया। क्यों भाई ये वर्त का एरिया ये क्यों हुआ, मान ले ये आर ये भी है, ये आर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इलिप्स में क्या हुआ, इलिप्स का पार्ट ही तो वर्त है, इलिप्स का पार्ट सर्कल है, आप समझते हो। तो इसका मतलब कि ये हो गया, एक तो पाई ले लो इलिप्स का एरिया, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आप समझ रहे हो। पाई देखो ये आर इंटू ये आर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये आर और ये आर। इसका मतलब ये तो हो गया, हमने बी माना है और ये वाला जो ए माना है, तो इलिप्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई एक ये वाला तो ये वाला, पाई ए इंटू ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाला तो ए बी हो गया। तो आ गया पाई ए बी। ये साइड में लिख लेवे कैसे बनी ये बात, हर चीज को बेसिकली समझाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब आती है बात भाई प्रति क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर द्रव्यमान कितना है भाई। द्रव्यमान के लिए क्या करते हैं कि भाई टोटल जो इसका डिस्क का मास है उसमें उसका एरिया का भाग देंगे, प्रति एरिया में जो उसका मास है वो आ जाएगा पर यूनिट में। तो m अपॉन एरिया क्या आ गया, पाई ए बी, पाई ए और बी, ये आ गया एलिप्स का एरिया। बस इतनी सी बात ये समझने के लिए थी, किताब में डायरेक्ट लिखा हुआ है तो शायद तक समझ में नहीं आया हो तो देख ले। अब आगे बात करें तो ये आ गया द्रव्यमान। अब हमें चाहिए कि भाई इस पट्टी की मोटे जो एरिया है, इस पट्टी का एरिया क्या करेंगे कि भाई 2x इंटू डेल वाई, 2x इंटू डेल वाई जो भी होगा इस पट्टी का एरिया आ जाएगा। सीधा सीधा देखेंगे तो पट्टी पी क्यू का क्षेत्रफल। बस हमें तो दो ही चीज चाहिए, एक इस पट्टिका का मास जो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे जो पर यूनिट में, एरिया आ जाएगा 2x डेल y। ये तो आ गया पट्टिका का एरिया, क्योंकि ये x और ये x 2x हो गए ये लंबाई, और डेल x तो ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ तो 2x डेल y, ये इस पट्टिका का एरिया आया।
अब एरिया को पर यूनिट मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पट्टी का ओनली मास आ जाएगा। तो पट्टिका का मास क्यू पट्टिका मास तो m अपॉन 2ab 2x डेल y। ये बात हो गई। ये बात समझ में आई या ना आई हो तो कमेंट करें। हाँ, इससे आगे बात करें तो अब आ गया ये मास तो आ गया। अब परपेंडिकुलर दूरी, अब इसकी ये लंबवत दूरी तो हमने y मानी, तो y मान लिया तो वह बहुत इजी बात हो गई। हाँ, तो अब आता है दीर्घ वर्ताकार डिस्क पट्टल जिसे कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क का जड़त्व आगू मीन्स mi। तो mi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो डेल वाई जा रहा है किस साइड में, अब डेल वाई ऊपर से नीचे तक जा रहा है तो वाई को ही तो हम चेंज करेंगे। वैसे आप यदि ऐसे नहीं है तो डायरेक्ट पहले लिख लेवे जो मास है, मास आ गया मान लो ये m, इसको स्मॉल m कह देते हैं। तो m इंटू परपेंडिकुलर दूरी क्या है y का स्क्वायर कर दिया, ये y हमने माना था, ये लिखा हुआ है लंबवत दूरी y। चलो ये हो गया। तो अब इस मास की वैल्यू रख देते हैं। मास की वैल्यू m अपॉन पाई ए बी इंटू 2x डेल y और ये हो गया y स्क्वायर। अब ये डेल y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अब ये पट्टी का ऊपर b से -b या -b से b तक आप किसी साइड से लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि भाई, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, आप देख ले, पॉज करके लिख लेना बैग जाके। m i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहाँ से जाएगा -b से b, ठीक है। हाँ, अब m अपॉन पाई ए बी हो गया 2x डेल y और y स्क्वायर। इसको डेल y को थोड़ा पीछे लिख लो तो आसानी से मालूम पड़ेगा। अब आती है बात mi की। अब इंटीग्रेशन करना नॉर्मल, कोई बात बड़ी है नहीं। m अपॉन पाई ए बी, इसमें हमें ये देखो y स्क्वायर है, y स्क्वायर में इसका मतलब कि माइनस का y रखेंगे तो भी वो सम ही रहेगा, सम रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 तो ये हो गया और ये वाला 2 भी बाहर आ गया 2, और इंटीग्रेशन 0 से b, ये जो x पड़ा है ये x यहीं पे रह गया और y स्क्वायर और डेल y। अब इस x का क्या करें, तो एक बात छोटी सी इलिप्स बोला है। अब इलिप्स के लिए हमें इनमें से दोनों को एक को चेंज करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो बोले इसको करो, क्योंकि डेल y है तो मैं देखता हूँ कि मैं x को चेंज कर देता हूँ y में। तो इलिप्स के लिए एक हमें मालूम है कि x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये ए और बी एक्स के वाई के नीचे क्यों लिया, ये तो शायद तक आपको मालूम होगा। नहीं मालूम हो तो देखो, एक्स एक्सिस पे ए है और वाई एक्सिस पे बी है, तो वाई एक्स एक्सिस पे ए है, वाई एक्सिस पे बी है। ये हो गया, समझ में आई इतनी सी बात, नॉर्मल। हाँ, अब बात करते हैं इससे आगे। एम आई इक्वल टू मान रख दो, तो हम देखो y का मान, x का मान रख देते हैं, तो x अपॉन a का मान रख दो। a नीचे ले आओ, यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे ले आओ, a का मान रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देख लो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का रूट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये बाहर आएगा तो इसका मतलब कि क्या हो गया, इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x अपॉन a का मान रखा।
तो इसका मतलब कि m अपॉन पाई बी, ये बी इसके बाहर आते ही यहाँ पे देखो ये तो हो गया फॉर, तो 2 इंटू 2 तो फॉर हो गया, इंटीग्रेशन 0 से b हो गया। और x अपॉन ए की वैल्यू हमें मालूम पड़ा है कि भाई बी स्क्वायर माइनस वाई, और ये इसके पास वाई स्क्वायर पड़ा है। हाँ, इसके नीचे वाला जो b था उसको भी यहाँ ले आओ तो ये बी स्क्वायर हो गया, और इसके बाद ये वाला डेल वाई। यदि नहीं समझ में आया तो वापस देख ले। m ये फॉर हो गया तो फॉर m अपॉन पाई बी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से b, x अपॉन ए की वैल्यू तो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बी स्क्वायर है तो बाहर आते ही b हो जाएगा, b से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि b और बी स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें मालूम है कि थोड़ा शॉर्टकट मेथड अपने, तो y इक्वल्स टू मान लो a साइन थीटा, आप वो कोस थीटा भी मान सकते हो, a की जगह ये b है तो ये b मान लो, ठीक है। अब इसकी जगह वैल्यू रखेंगे तो देखो डेल y बराबर क्या आ गया b कॉस थीटा, इतनी सी बात। अब यहाँ पे ये मान रखते हैं तो पहले क्या होता है फॉर m अपॉन पाई, अब इसमें रखेंगे तो 0 से बी स्क्वायर तो है ही है, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, ये भी हो गया, और यहाँ पे हो गया बी कॉस थीटा, और ये हो गया डेल थीटा तो डी थीटा। अब यहाँ पे थीटा की भी तो लिमिट चेंज हुई, तो थीटा देखो b बराबर 0 पे, b बराबर 0 पे, या फिर y बराबर 0 पे कह दो, y बराबर 0 पे, y बराबर 0 रखा तो साइन बराबर भी 0 आया, इसका मतलब थीटा बराबर भी 0 आया, और y बराबर b रखा तो साइन कहाँ पे आता है, y बराबर b, तो यहाँ पे b अपॉन b बराबर साइन थीटा, इसका मतलब 1 बराबर साइन थीटा, इसका मतलब कि थीटा बराबर पाई बाई 2, तो ये आ गया थीटा बराबर पाई बाई 2, इसका मतलब इसकी लिमिट भी चेंज हो गई 0 से पाई बाई 2। अब आप आराम से कर सकते हैं फॉर m अपॉन पाई, इंटीग्रेशन तो ये हो गया, ये b आ गया बाहर, यहाँ पे b पड़ा है तो ये भी बी स्क्वायर b आ गया बाहर तो ये b, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, ये भी और ये भी पूरे बी क्यूब, और ये बी 4 हो गए, और रूट में आ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा तो कोस हो जाएगा, कोस थीटा, और ये कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे पड़ा जो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और डी थीटा हो गया। बस इतनी सी बात है। कल एक हमने छोटा सा फॉर्मूला देखा था गामा फंक्शन का, हम शॉर्ट में यूज कर सकते हैं, वरना इसको थोड़ा लंबा करना पड़ता है। तो गामा फंक्शन के लिए यदि आप देखना चाहते हो वापस देख लो, पाई बाई 2 अपॉन ये हो गया कोस एन थीटा साइन एन थीटा, डी थीटा के लिए क्या होता है एम थीटा के, तो एक हो जाएगा m प्लस 1 और n प्लस 1 बटा 2, 2m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा गामा फंक्शन का। तो इसका मतलब कि फॉर m अपॉन पाई बी स्क्वायर, और ऊपर ये b4 है तो बी स्क्वायर से b4 काटूंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ऊपर बच गया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 का लिए हम डायरेक्ट वो मान रखें तो ये आ जाएगा गामा 3/2, और ये भी गामा 3/2 अपॉन 2, ये 2 प्लस 2 अपॉन 2 इस फॉर्मूले में मान रखा है, कुछ भी नहीं किया है। फॉर पाई बी स्क्वायर फॉर एम बी स्क्वायर अपॉन पाई। हाँ, इसका मान देखो, हमने ये भी बात कल बताई थी कि भाई जो ये होता है गामा 3/2, इसको हम फैक्टोरियल में चेंज करेंगे तो इसमें से -1 करना पड़ेगा, 1/2 हो जाएगा। आप इसको नॉर्मली ऐसे भी कह सकते हो कि n बराबर n-1। और एक और चीज़ बताई थी, जो फैक्टोरियल -12 होता है उसका मान होता है √5। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप जरूर याद रखें। हाँ, तो इसका मतलब कि ये आ गया 1/,
2 का फैक्टोरियल, और ये भी हो गया 1/2 का फैक्टोरियल अपॉन 2, ये हो गया 6 में इसका मतलब फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। आप देख लें 3, देखो गामा 3 बचा, गामा 3 बचने के बाद उसमें -1 किया तो फैक्टोरियल 2 बच गया। इसका मतलब कि फॉर mb² अपॉन पाई, इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांस है इसके, 1/2, और ये हो जाएगा -1/2, फिर 1/2, और ये हो जाएगा -1/2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2। तो ये तो इससे गया। हाँ, अब ये फैक्टोरियल और फैक्टरी ये -12, तो इसका मतलब आप इसे ऐसे भी कह सकते हो mb² अपॉन पाई, ये हाफ, ये हो गया √पाई, और ये भी हो गया √पाई। तो √पाई ये तो चले गए, ये बच गया हाफ हाफ, तो ये अब हाफ हाफ बचा तो 1/4 हो गया। तो इसका मतलब कि मैं इसको मिटा रहा हूँ, mi इक्वल्स टू, ये पाई से पाई भी कटा तो 1/4 mb², ये आ गया दीर्घ अक्ष के थ्रू। अब हो सकता है आपको लघु अक्ष के थ्रू कहे, लघु अक्ष के थ्रू कहे तो नॉर्मली वही बात है, ये जो पट्टिका ली थी अब इस टाइप से ले लोगे, और यहाँ पे पट्टिका की मोटाई है जो x एक्सिस को काटती है तो डेल x होगी, और जो लंबाई होगी वो होगी 2y। आप ये करके बताएं प्लीज़, उसका व्हाट्सएप पे फ़ोटो ज़रूर भेजें। हाँ, उनको धन्यवाद बोलता हूँ जिन्होंने पिछली बार भेजी थी। आगे ये हो गया एम आई। अब इसके बाद आप चाहो तो इसका, ये तो ओनली छोटी और बड़ी एक्सिस के थ्रू है। अब मान लो कि आप इसको एक जेड एक्सिस के थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हो जिससे और फिर घुमाते हो, तो उसके लिए आपको मालूम है कि एम आई आएगा वो भी, ए तो ये हो गया हाँ 1/4 mb², और बी आ जाएगा 1/4 ma²। ये आंसर आएगा आपका। यदि लघु एक्सिस के थ्रू निकालते हो तो फिर सी निकाल देंगे, सी a+b आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 1/4 ma² + b² आएगा। जो आप यदि जेड एक्सिस को कहते हो, जेड एक्सिस के थ्रू इसको रोटेट करके मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो वो ऐसे निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आज बात करेंगे एक ट्रायंगल की, जो पॉज करके लिख देना। ये जो क्या होगा, ये उस ट्रायंगल में एक साइड के, कोई भी एक साइड पकड़ो, एक ट्रायंगल लेना है, उसकी एक साइड के थ्रू हमें रोटेट करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा ट्रिक है, उसकी ट्रिक भी नहीं कह सकते, नॉर्मली मेथड है उसका। वो शायद तक ये है, और पेज संख्या 10 हो सकती है, अगले ही है शायद तक। आगे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई भी आप एक ट्रायंगल ले लो और उसकी एक साइड के थ्रू हमें घुमाना है। एक साइड के थ्रू घुमा सकते हो कि मान लेते हैं ए और ये बी है और ये सी है। मान लिया भी कोई एक ट्रायंगल है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर आप पढ़ सकते हो कि एक ट्रायंगल है, एक समान त्रिभुजाकार पटल, जो मतलब कि तीनों साइड से एक समान है, एक जैसा है, या एक समान त्रिभुजाकार पटल का एक भुजा के परिधि जोड़ दो। आपको एक भुजा एक साइड के थ्रू हमें निकालना है, कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं, माना जो मास है, द्रव्यमान है वो m है। ये भी माना कि भाई त्रिभुज ABC है, माना एक समान त्रिभुज, एक समान त्रिभुज ABC। ये बात भी मान ली। अब बात आती है भाई कि हम मानते हैं किस साइड के थ्रू लें। मैं ये भी ले सकता हूँ, आप इसको लो तो इसको आप ऐसे रोटेट करके यहाँ पे रख लो ताकि आसानी से समझ में आए। हमें तो उस पॉइंट को समझना है, कैसे उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फिर आप इसको किसी भी मेथड से लो ना। तो मान लिया कि ये इस साइड के थ्रू, तो मैं मानता हूँ कि मानना AB भुजा के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करेंगे।
तो मान लिया कि इस त्रिभुज की जो ट्रायंगल की जो ऊंचाई है, क्योंकि एरिया के लिए हमें इस ट्रायंगल की हाइट चाहिए, ठीक है, इस एरिया की हाइट चाहिए तो h हो गया। और इसकी मान लिया इसकी हाइट h हो गई। इस साइड को मान लेते हैं कि भाई एक तो यहाँ पे ये a हो गई, इसको b मान लो और इसको c मान लो। इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी देख लेते हैं। हाँ, अब हमें कोई भी एक एलिमेंट लेना है, इसकी एक साइड के थ्रू तो इस पूरे को घुमाना पड़ेगा, तो इसी के ऊपर कहीं ना कहीं एलिमेंट लेना होता है। तो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, कोई भी एक पट्टिका ले ली, ये पट्टिका ले ली। हाँ, इस पट्टी की मोटाई मान लो कि मैंने डेल एक्स कह दिया, और जो ये वाली पट्टी है इसे मैंने पी क्यू कह दिया। इसकी जो चौड़ाई है जो पी क्यू कह दी, मुझे नहीं मालूम कि चौड़ाई क्या है। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, फिर दो ही चीज़ें कि भाई ये पटल दिया हुआ है, इसका मतलब कि कोई डिश है, पूरा पूरा अंदर से दिया हुआ है, फिलअप हुआ है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल चाहिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल चाहिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, पूरा मूवमेंट, पूरा पूरा मास, और पूरा पूरा मास के बाद में इसका जो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, त्रिभुज का आधार मान लेते हैं। आधार ए हो गया, तो आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, इसका मतलब AB/2 हो गया, AH/2 हो गया। तो इसका मतलब कि 2 तो ऊपर चला गया, AH यहाँ पे बच गया। ये आ गया इसका प्रति इकाई क्षेत्रफल पर द्रव्यमान। अब आगे बात आती है भाई कि ये तो आ गया, बट इस पट्टिका की कैसे निकालोगे। तो इसीलिए नॉर्मल छोटी सी बात है, अब पट्टिका PQ का द्रव्यमान निकालने के लिए पहले इस पट्टिका का एरिया चाहिए। तो इसका मतलब कि मैंने द्रव्यमान चाहिए, तो पट्टिका का एरिया इंटू पर मास, पर यूनिट एरिया पर जो मास है, तो 2m/AH। हाँ, PQ इंटू डेल एक्स कहेंगे इसको, PQ इंटू डेल एक्स कह दो। इसकी PQ तो लंबाई हो गई और मोटाई डेल एक्स हो गई, तो इसका एरिया आ गया। अब PQ फाइंड करने के लिए छोटा सा एक मेथड है। आप यदि 10th क्लास की 11 चैप्टर में जाके देखोगे तो 11 चैप्टर की 11.3 में ये दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, उसका यदि आप रेगुलरली ये और ये मतलब पैरेलल है, समांतर है, तो आप इसके जो रेशियोज है, मीन्स PQ कह दो, एक ट्रायंगल ये ले लो, एक कंप्लीटली, ये दोनों समरूप है, एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि इसको इसके अंदर फिट किया जा सकता है, बड़े वाले के अंदर छोटे वाला फिट किया जा सकता है। तो समरूप त्रिभुज के लिए, दो समरूप त्रिभुज के लिए आप यदि नॉर्मल बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ, यदि आपको और भी ज़्यादा इससे डीपली देखना है तो 10th की जो 11 चैप्टर है, अभी जो अभी 10th में चल रहा है, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो ये होगा AP/AB। ऐसे कैसे, आप यदि ऐसे कह दो कि यदि आपके पास AB का काम नहीं चाहिए तो इससे ले लो, ठीक है। ये A वरना PQ, ये भी चलेगा। कोई भी साइड लो, इसकी और ये साइड, या फिर इसकी साइड, ये साइड और ये साइड, ये दोनों में कॉमन आ रही है, बात तो फिक्स हो गई। हाँ, फिर भी PQ/BC, ये साइड का रेशियो हो गया। हाँ, अब वैसे के वैसे अब ये वाली साइड H, जो A और ये, इसको आप कुछ कह दो P, तो इसका मतलब कि PQ और BC हो गया। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई AP/A, ठीक है, आप इसे x मान लो, थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। तो AP और ये पूरा पूरा तो हमें मालूम है, इसकी हाइट है जो h है, ये थोड़ा आसानी से समझ में आने के लिए मैंने x मान लिया। चलो ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करो PQ, तो PQ क्या है हमें नहीं मालूम, तो PQ तो हमें चाहिए, वैसे भी PQ की वैल्यू रखनी है। BC क्या है, BC हमने माना A है, A हो गई। AP क्या है, हमने माना X है, तो X हो गई भाई। और AO क्या है,
जो ए ओ माना है वो तो हमने दिया हुआ है ना, एच माना है हाइट, तो ये बात हो गई। तो अब ऐसे इससे क्या आ जाएगा, पी क्यू बराबर एक्स ए अपॉन एच। नॉर्मल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें से, हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, जो साइड है उनका और ये जो ये किसकी, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज की भुजाओं का, जो हमें नोन है, हमें जानते हैं, उससे हम उसको निकाल सकते हैं उसका एरिया। चलो पी क्यू आ गई, तो अब द्रव्यमान आ जाएगा 2m ए एच इंटू एक्स ए अपॉन एच डेल एक्स। ये भी बात हो गई। तो ये ए से ए गया, 2m एक्स अपॉन एच स्क्वायर डेल एक्स, ये हो गया m। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बात करेंगे, इसके थ्रू निकाल रहे हैं, तो ये तो हमने मान लिया, यहाँ पे मानना x, तो ये x हो गया। अब पीछे बचा ये h माइनस एक्स, इस पट्टी का तो काम चलाना है। तो हाँ, अब चाहिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi। आप mi की जो ये थोड़ी सी लैंग्वेज है वो लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ दी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से h तक, ठीक है। तो 0 से h तक जा रही है, क्योंकि ये पट्टी का ऊपर से नीचे जा रही है, तो 0 से h तक जा रही है। हाँ, अब आ रही है बात की भाई m तो हो गया ये 2m एक्स अपॉन एच स्क्वायर, ये तो डेल एक्स हो गया, और इंटू जो ये परपेंडिकुलर दूरी है h माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। ये भी आ गई बात समझ में। अब इससे आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कुछ भी नहीं करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक छोटा सा मेथड ही है, यही तो अब समाकलन करना है। mi 0 से h 2m एक्स अपॉन एच स्क्वायर h माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स। अब यहाँ से जो जो बाहर निकल रहे हैं निकाल देते हैं। 2m अपॉन एच स्क्वायर तो निकाल देते हैं, ये कहाँ हॉल स्क्वायर, हाँ 2m अपॉन एच स्क्वायर और 0 से h x, ये h के अंदर x मल्टीप्लाई हो गया, तो एच स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब और माइनस 2h स्क्वायर, ये हो गया डेल एक्स। अब आती है बात 2m अपॉन एच स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मतलब कि आ रहा है एच स्क्वायर, तो ये रहा, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स 4 अपॉन 2 अपॉन 4, और ये हो रहा है माइनस एच माइनस 2h एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे जो आ रहा है 0 से h की वैल्यू पुट करोगे आप तो 2m अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ पे h 4 अपॉन 2 h 4 अपॉन 4 और माइनस 2 h 4 अपॉन ये आ गया 3। तो इसका मतलब h 4 कॉमन आ रहा है, तो 2m h 4 अपॉन एच स्क्वायर, अंदर क्या बच गया, ये 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। तो इसका मतलब कि हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 1/2 1/4, इसका 12 आ रहा है, एलसीएम 12 आ रहा है, इसका मतलब 2 का 6, 4 का 3 और 3 का 4, तो 9 माइनस 4 कितने होते हैं, आप जानते हो कि 9 माइनस 4 कितने होते हैं, 5/2। तो इसका मतलब कि आप ऐसे वापस देखें तो 2 4, ये तो इसका मतलब कि 12 में 6 टाइम, तो यहाँ पे 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, 2/3 है, तो ये हो गया 8 में से 9 तो 1/12 आ रहा है। इसका मतलब कि इसका मान हो गया 2m h अपॉन एच स्क्वायर अपॉन, ये हो गया कट गया, तो ये हो गया, और 1/12 हो गया, तो ये हो गया 6। इसका मतलब कि mi क्या आया, mi इक्वल्स टू m एच स्क्वायर अपॉन 6। ये बात है, ये एक त्रिभुजाकार पटल की, जिसमें हमें mi फाइंड करना था। एक कोई भी साइड ले लो, आप किसी भी साइड से काम करके बता सकते हो, इसका एक एक्सपेरिमेंट करके बताएं। थैंक यू।